Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to everyone. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, that is chapter number 7 from NCRT Honeydew book of standard 8. As you can see on your screen, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम क्या है? अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज क्या है? पहले तो आप समझ लीजिए, कैम्ब्रिज इज़ अ यूनिवर्सिटी। इट्स इट्स अ यूनिवर्सिटी इन यूके लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और इस चैप्टर में जो है हम लोग दो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लाइक बारे में ऐसा कहा गया है कि वो दोनों काफ़ी अपने अपने क्षेत्र में दे वर क्वाइट ग्रेट, वो काफ़ी महान थे। और जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, एक नाम जो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ स्टीफन हॉकिंस। एंड एक और नाम जो है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ही इज़ एन इंडियन, वो इंडियन है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये विज़िट क्यों ख़ास है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन two extraordinary people, both of them disabled, or you can say differently abled, जिनको कि हम दिव्यांगजन भी बोलते हैं, है ना। दिव्यांगजन जो आई मीन लाइक डिसेबल्ड होते हैं, लाइक सम पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शंस वेल। शरीर का कोई एक अंग, कोई हिस्सा जो है सही से काम नहीं करता है, उसको हम लोग डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, और हिंदी में उसको दिव्यांगजन बोलते हैं। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। हमारे समय के एक काफ़ी महान वैज्ञानिक जिनको कि हम बोलते हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice, right? Hold on just 1 second, let me drag it for you. Okay. Second person is Firdaus Kanga, is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones. It's osteogenesis imperfecta disease, एक तरीके का आनुवांशिक रोग होता है जिसमें कि बोन्स काफ़ी नाजुक होते हैं। हल्का सा चोट लगने पे भी जो है बोन्स टूट जाता है। बोन्स में जैसे हमारे बोन्स में जितनी मजबूती होती है, उतनी मजबूती उनके बोन्स में नहीं होती है, जिनको ये रोग होता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल बोन्स एंड हेरिडिटरी अनुवांशिक रोग है ये, that tended to break easily when he was a child, like Hawking. Kanga moves around in a wheelchair. So in this chapter we can see कि both the persons on whom we are going to learn this chapter, दोनों की मुलाकात होती है, उनकी मीटिंग होती है, और दोनों जो है डिफरेंटली एबल्ड है और डिसेबल्ड है, कह सकते हैं। एक का जो बीमारी है स्टीफन हॉकिंग का, वो पैरालिसिस के कारण व्हील चेयर पर बैठे हैं। हाउएवर फिरदौस कांगा, जिनको कि ब्रिटल बोन्स की बीमारी है, और बचपन से उनका लाइक बोन जो है टूट जाता था जब वो बचपन में खेला करते थे या कूदा करते थे, तो उनको ये पता चला कि उनको ब्रिटल बोन की बीमारी है, और उसकी वजह से उनको जो है व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। सो दोनों जो इन पर्सनस की मीटिंग हो रही है, वो दोनों व्हील चेयर पर ही अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं। द टू ग्रेट मेन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। तो इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, दोनों के बीच जो बातचीत होती है कि कैसा वो फील करते हैं चेयर पे बैठ कर के
इस दुनिया में ज़िंदगी को काटना, आई मीन इस लाइफ को जीना, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, कैसे उनकी डिसेबिलिटी पे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में जो है बात होती है. सो दिस इज़ हाउ फिरदौस कांगा अपने विज़िट के बारे में बताते हैं, क्योंकि फिरदौस कांगा जो है कैम्ब्रिज में गए थे, और ड्यूरिंग हिज विज़िट वो स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात की उन्होंने वहाँ पे, और उसके बाद इस कहानी को लिखा. सो द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ फिरदौस कांगा. इस कहानी के जो नरेटर हैं वो फिरदौस कांगा हैं, और उन्होंने इन चीज़ों को बताया है, शेयर किया है. नाउ इट कुड बी इंस्पायरिंग, ये आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है. तो आप लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन को समझिए, एंड देन think about it. So let's begin. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. तो नरेटर कहते हैं कि कैम्ब्रिज एक्चुअली उनके लिए एक मेटाफर है फॉर इंग्लैंड. मतलब अगर वो इंग्लैंड की बात करते हैं तो कैम्ब्रिज उनके दिमाग में अपने आप आ जाता है. मेटाफर क्या होता है, मैंने आपको पोएम पढ़ाते समय बताया था. लाइक लायन इज़ द किंग, तो लायन को जो है किससे, लायन चूँकि एक जानवर होता है, लेकिन उसको किंग से कंपेयर किया जाता है, राजा से कंपेयर किया जाता है ना. तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड जो है, कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफर है इंग्लैंड के लिए. तो नरेटर कहते हैं कि कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड की याद दिलाती है उनको. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रेंज उनके साथ में मतलब हुआ, जिसके कारण जब वो वापस भारत आते हैं तो उनको वो हमेशा लाइक याद दिलाता रहता है कि वहाँ पे उनकी जो मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई वो उनके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेके आया, काफ़ी चेंजिंग लेके आया. I was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. Poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of biggest best sellers ever, lived here. तो इस पैरा में जो है नरेटर बताते हैं कि वो कैसे कैम्ब्रिज मतलब यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे. उस वक्त जो उनका गाइड था उसने इनको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. और यहाँ पे पुअर मैन जो है, पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी नहीं, बेचारा, चूँकि ही वाज डिसेबल्ड. तो आई मीन हम लोग डिसेबल्ड के लिए या फिर सिंपैथी के लिए हम लोग पुअर मैन बोलते हैं. दैट इज़ इंग्लिश फ्रेज यू कैन से. चूँकि वो पूरे तरीके से डिसेबल्ड थे, और साथ ही साथ नरेटर ये भी कहता है कि वो एक वर्दी सक्सेसर हैं. वर्दी सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी. किसके उत्तराधिकारी? सर आइजक न्यूटन के, जिन्होंने थ्योरी दिया था ग्रेविटेशन के बारे में, राइट. और उन्हीं के जगह पे इनको जो उनकी जो कुर्सी थी, उनका जो पोस्ट था, डेजिग्नेशन था, उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के चेयर पे इनको उस यूनिवर्सिटी में जगह मिली थी, उनके समान, उनके जैसा. तो चूँकि ये ही वॉज अ राइटर, वो एक ये जो फिरदौस कांगा है एक राइटर हैं, तो इन्होंने अपने शुरुआत की बात की, और उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को भूल गया था कि कैसे मैं एक इतने ब्रिलियंट इंसान जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है. नाउ एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. And what is astrophysics? Is a branch of physics dealing with stars, planets and etc.
तो एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें स्टूडेंट्स आर रीडिंग अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, चांद तारों के बारे में, प्लैनेट्स जितने भी हैं उसके बारे में पढ़ाई करता है। नाउ उनकी एक किताब थी स्टीफन हॉकिंग की, दैट वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक किताब थी जो कि काफ़ी बहुत बड़ी लाइक सक्सेस मानी गई उनके द्वारा लिखी गई इस किताब को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर के नाम से जाना जाता है। इसकी इतनी सारी प्रतियाँ, इसके इतने सारे कॉपीज़ मतलब मार्केट में सेल किया गया, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा उसको और पढ़ा। तो बीइंग एज अ राइटर इनको लगा कि कैसे ये सर जो स्टीफन हॉकिंग है उनसे बिना मुलाकात किए, उनसे बिना बात किए हुए ये कैम्ब्रिज का जो उनका दौरा है, उनका जो विज़िट है उसको ख़त्म कर दें। तो उनको मिलना चाहिए स्टीफन हॉकिंग से। एज यू कैन सी गाइस हियर, आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टेक द ब्रश। ये जो यहाँ पे पिक्चर है दैट इज़ ऑफ स्टीफन हॉकिंग। ये स्टीफन हॉकिंग की तस्वीर है यहाँ पे, राइट। नाउ when the walking tour was done, I rushed to a phone booth and, almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line, and I told him I had come in wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. Now in this paragraph, the narrator says कि जब उन्होंने अपना वॉकिंग टूर जो उस यूनिवर्सिटी का था, कैम्ब्रिज का, उन्होंने जब कंप्लीट किया तो वो जल्दीबाजी में जो है वो फ़ोन बूथ के पास गए, जैसा कि मीन लाइक इट सेज लाइक ऑलमोस्ट टेयरिंग द कोड, लाइक इट्स अ फ्रेज यूज्ड हियर। काफ़ी तत्परता के साथ, काफ़ी उत्साह के साथ उस फ़ोन बूथ पे पहुँचे, क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह था, उनके अंदर एक उत्साह था स्टीफन हॉकिंग से मिलने का। और उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन मिलाया। जब उन्होंने फ़ोन मिलाया तो उनका जो स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट है उसने दूसरे साइड पे लाइन पे फ़ोन उठा के हेलो बोला, और उसको फिरदौस कांगा ने बोला कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं भी व्हील चेयर पे आया हूँ इंडिया से। चूँकि उसको इतना सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये सिर्फ मिलने के लिए एक तरीका वो ढूंढ रहा है कि मैं भी इंडिया से व्हील चेयर पे बैठ के आऊँ ताकि वो मुझे मिला दे। और साथ में उन्होंने ये बताया कि मैं ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन के ट्रैवलिंग के बारे में जो है वो कुछ लिखना चाहते हैं। और साथ ही साथ कहा कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी अगर आप अरेंज करवा देते हैं, 10 मिनट की मीटिंग फ़िक्स करवा देते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। तो दूसरी साइड से रिस्पांस मिलता है हाफ एन आवर, आधा घंटा। आप 3:30 से लेके 4 o'clock तक जो है आप मिल सकते हैं उनसे। मतलब जवाब जो था यस में था, उनको मिलने की अनुमति मिल गई थी। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड। You get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible, and you reach out further than you ever thought you could. नाउ जब उनसे उनकी मुलाकात होती है स्टीफन हॉकिंग से, फिरदौस कांगा की, तो ये अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है कि वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं। उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि वो डिसेबल्ड हो गए, और वो इस बात को लेके नाराज़गी जाहिर करते हैं कि लोग उनसे जो है थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए कहते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा ह्यूमिलिएशन है जिसमें कि आप अपने ही अकाउंट में जो है आपको लाइक चेक साइन करके जमा करने में भी दिक्कत हो रहा है. So it's a like comparison, it's a like phrase used. कैसे वो बेबस है, विवशता को वो बताया जा रहा है यहाँ पे. और साथ ही साथ वो कहते हैं, वो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि आपको तब जा कर के काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने जैसा इंसान सामने में किसी को पाते हो. और फिर उसके बाद जो है आप इस चीज़ को समझते हो कि कैसे मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि इस बात की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप अपने जैसे इंसान को सामने में पाते हो जो आपसे मिलता जुलता हो, और आप उस समय पे वैसी सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. तो उनका जो एक मीटिंग हो रहा था, बिकॉज स्टीफन हॉकिंग जो है बोलने के लिए कंप्यूटर वॉइस की मदद लेते थे. तो उन्होंने कंप्यूटर वॉइस की मदद से बोला कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं रहा, मजबूत नहीं रहा, ताकतवर नहीं रहा. जब वो दूसरे मतलब आफ्टरनून उनसे मिलने गए तो ये सारी बातें उनसे हो रही थी. इट इज़ अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा, और उनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन भी, आगे वो कंटिन्यू करते हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं था. नाउ इस दरमियान जो है फिरदौस कांगा कुछ बोलना चाहते हैं. श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him. लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि उनको काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो बोलेंगे तो फिर वो एक तरीके से स्टीफन हॉकिंग को फोर्स कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों का रिस्पॉन्ड करें. फिरदौस कांगा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो बोले, बट लाइक ही वॉज इन ड्यूअल मूड, दो तरीके के मूड में थे. बिकॉज वो उनसे उनके बारे में जानना भी चाहते थे, और दूसरी तरफ वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब उनको देना पड़े. बिकॉज देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच होता था, और जो भी वो बोलना चाहते थे तो उस पर टैप करते थे, वो वर्ड्स को फाइंड करते थे, और उसके थ्रू जो है वो मशीन जो कंप्यूटर वॉइस था उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे सामने वाले इंसान से. साथ ही साथ वो बोलते हैं कि उनके शरीर का एक ही हिस्सा था जो सिर्फ फंक्शन करता था, एंड दैट वाज उनका एक लंबा सा हाथ का जो एक उंगली था, पेल फिंगर, जिसमें बिल्कुल दम नहीं था, नम पड़ा हुआ था. उसी फिंगर की मदद से वो सारे लोगों से कम्युनिकेट करते थे. Tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left in him. शरीर का वही एक हिस्सा था जो सिर्फ मूवमेंट कर सकता था, बाकी हिस्सा पैरालाइज था. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish. The mind beyond, with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. यहाँ पे फिरदौस कांगा बोलते हैं कि हर प्रत्येक बार उनकी आंखें जो है जब वो जवाब देते थे तो उनकी आंखें फ्रस्ट्रेशन से बंद हो जाती थी, शट हो जाता था, और सामने में अपोजिट साइड में, उनके अपोजिट में बैठ कर के सामने में वो इस गुस्से को, जो एक एंग्विश था उनके अंदर,
स्टीफन हॉकिंग के अंदर उस एंग्विश को ये समझ पा रहे थे, उस एंग्विश को ये मतलब पूरी तरीके से फील कर पा रहे थे, क्योंकि इनके साथ में भी वही प्रॉब्लम था। बोथ वर सिटिंग ऑन द व्हील चेयर। उनको कैसे अपनी बातों को समझाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था, काफ़ी दिक्कत के साथ में वो अपनी बातों को रख पाते थे। बियॉन्ड मीन्स इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, उनका दिमाग जो था काफ़ी एक्टिव था। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. We have read till 2 pages, and we will meet in next part of the video. So till then, stay tuned with the channel, and do like and subscribe the channel. We'll meet in next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.